बच्चों, जैसा कि हमने कुछ सीरीज में मैंने बताया था कि टीजीटी पीजीटी मैथ्स के वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैंने कुछ सीरीज बनाया है जो आप देख सकते हैं। आज हमने वेक्टर, डिफरेंशियल, डाइवर्जेंट एंड कर्ल के बारे में बताएंगे। आज उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं, उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब पहले क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये कर रहा है कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड ए वेक्टर इज कांस्टेंट वेक्टर है। तो कर्ल आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ये, तो प्रूफ करना है, बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो आप दो चीज़ें जानेंगे। आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर हम ले रहे हैं। तो ए वेक्टर कोई कांस्टेंट लेंगे तो हम a1i प्लस a2j प्लस a3 के ले सकते हैं। तो आप जानते हैं r क्रॉस a अगर लेते हैं तो आप जानते हैं i क्रॉस आयोटा क्रॉस j क्या होता है, k होता है क्रॉस के वेक्टर में। तो इसी स्टेप में अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह लिखा सकते हैं। i j k यहाँ लिख सकते हैं x y z, यहाँ निकाल सकते हैं a1 a2 a3 है। तो यहाँ से r क्रॉस a निकल सकता है। तो डायरेक्ट मैंने निकाला तो a2y माइनस a3y a2zi होगा। फिर हमारा प्लस a1z माइनस a3xj होगा। फिर प्लस आप देखेंगे a2x माइनस a1yk होगा। अब बेसिकली हमें इतना समझाने का मतलब है कि बताना कि माइनस ए वेक्टर होगा कि माइनस 2a वेक्टर होगा कि माइनस 3a वेक्टर होगा। तो आप जानते हैं कर्ल की जो वैल्यू होती है, अब इसी फार्मूले में मैं लिख दे रहा हूँ। कर्ल की यहाँ पे d अपॉन डेल एक्स होता है, d अपॉन डेल वाई होता है, d अपॉन डेल जेड होता है। जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो आप जानते हैं कि हम सेपरेटली अलग अलग करेंगे। कर्ल का अगर मतलब हम करें, आप जानते हैं कर्ल का आई जे के हो गया। फिर यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स होता है, डेल अपॉन डेल वाई होता है, डेल अपॉन डेल जेड होता है, और यहाँ पे उसका कोफिशिएंट होता है a3y माइनस a2z होगा। बेसिकली हम ये समझाना चाह रहे थे कि निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2a1i माइनस 2a2j माइनस 2a3k आएगा। तो -2 कॉमन ले लेंगे तो यही हमारा ए वेक्टर होगा। तो -2a इज द राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये मैंने बताया। कर्ल का जो फॉर्मूला है वो आप लगा सकते हैं, तो इजी तरीके से आ सकते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। अभी देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि आर क्रॉस ए निकाल दिए, फिर कर्ल एफ निकाल दीजिए, उससे सॉल्व करेंगे तो -2a वेक्टर होगा। एक चीज़ और समझिए, एक्स वाई जेड है तो हमेशा जब यहाँ एक क्रॉस निकाला, दो क्रॉस मतलब कर्ल का मतलब ही क्रॉस ही होता है, एक क्रॉस डिटर्मिनेंट होता है, ऑलवेज 2a आएगा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट तुक्का भी लगाते हैं तो। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। अब आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, ये लिखा है डबल एफ इंटू एन डैश इक्वल कैसे, यहाँ एन होता है डैश इक्वल टू डी एस इक्वल टू, यहाँ होता है ट्रिपल ए थ्योरम होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी एस होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए ए आएगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में करिए क्या आएगा बी आएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में करिए सी आएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ रख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब जानते हैं जो ये इक्वेशन दे रखा है स्फीयर का दे रहा है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 4π/3 ए प्लस बी प्लस सी इज द राइट आंसर। मतलब
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं था, फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन। सबसे पहले इसका डाइवर्जेंस एफ निकाल लीजिए, इसको कन्वर्ट कर दीजिए वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है। फिर तो स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम निकाल दीजिए 4/3 πr³ इस क्वेश्चन में देखते ही, अगर नहीं सॉल्व करना है तो देखते ही आंसर आप समझ सकते हैं कि 4π/3 तो आएगा ही आएगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ए सी द राइट आंसर हो सकता है। मतलब बिना कैलकुलेशन के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये हमारा, हमने ज़्यादा आगे निकल गया सर। हाँ, फर्स्ट हमने करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड अब एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जो हमने की, अब इसमें देखिए दो चीज़ें ध्यान देखिए। यहाँ करा कि f इक्वल टू ग्रैंड x³ + y³ + z³ - 3xyz है। ठीक है, तो कर्ल f यहाँ से निकालिए, कर्ल f निकालेंगे तो 0 आएगा। कैसे आएगा? आप एक चीज़ देखिए, कर्ल f निकालने का फार्मूला क्या होता है? आई जे के होगा, यहाँ होता है डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई होता है, डेल अपन डेल जेड होता है। यहाँ फंक्शन जो भी होता है, तो फंक्शन तीनों का सेम है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है। तो ये आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 0। तो जब भी कर्ल एफ 0 आता है तो उसको हम आई रोटेशनल बोलते हैं। जब भी कर्ल एफ 0 होता है तो ये जानिएगा आई रोटेशनल बोलते हैं। अगर डाइवर्जेंस एफ 0 होता है तो सोलोडेंटल बोलते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर्ल एफ ऑलवेज 0 आएगा। इस बेसिस पे हमने कहा कि इसको क्या होगा? आई रोटेशनल ही आएगा, ये मतलब कर्ल एफ इसमें 0 आएगा। आप चेक करना चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये वेक्टर विच ऑफ द नॉर्मल सरफेस स्पेस, यहाँ दे रखा है x² - xy + yz = 5 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन हमारा यहाँ निकाल लीजिए, फंक्शन xyz, ये कितना होगा? x² - xy + yz - 5 हो गया। पॉइंट तो बाद की बात है। अब ये करा कि विच नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, था जब भी सरफेस एरिया हो तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाल लीजिए। देखिए उसमें क्या क्या आता है, तो उसके हिसाब से जैसे मान लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एफ अपन डेल एक्स आई, डेल एफ अपन जे, फिर क्या आएगा? डेल एफ अपन डेल जेड के होगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 2x - y हो गया, आई आयोटा। y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y + z आ गया, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -x - z होगा, -x - z होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ y आएगा। क्लियर है? अब इसमें जो पॉइंट है x y z की वैल्यू, वो x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए, z की जगह 3 रखिए। ये जैसे ही आप रखेंगे तो वो हमारा वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा, जिससे आप सिंपली तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे निकाल सकते हैं। क्लियर है? जब भी एक लिखा कि वेक्टर विच इज द नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा डाइवर्जेंस एफ निकाल के जो पॉइंट दिया रहता है वो उसकी वैल्यू रख देंगे तो हमारा वेक्टर आ जाएगा। बढ़ते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ r⁴n r वेक्टर इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। तो दो चीज़ें समझिएगा, ये ऑलवेज जो फार्मूला होता है आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस r⁴n r वेक्टर इक्वल टू होता है n+3 r⁴n होता है, n+3 r⁴n होता है। तो जब भी इसको कह रहा है कि 0 करना, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो n+3 की वैल्यू 0 रखिए, तो n की वैल्यू क्या होगा? -3 होगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन मतलब फार्मूला याद होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं।
फिर आवश्यक सूचना। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो टॉपिक आप मुझे बता सकते हैं, वो टॉपिक हम उस पर वीडियो बना सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स पॉइंट कर रहा है 1 1 है, तो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इसके वेक्टर में बताना है कि कितना आएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालिए, क्या आएगा वाई प्लस जेड आएगा, पॉइंट रखेंगे 2 आएगा। डेल फाई अपॉन डेल वाई रखेंगे, डेरिवेटिव इसको करिए तो क्या आएगा एक्स प्लस जेड आएगा, ये भी 2 आ गया। फिर डेल फाई अपॉन डेल जेड निकालिए, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा वाई प्लस एक्स आएगा, तो ये भी कितना आएगा 2 आ गया। तभी मैंने बताया था कि वहाँ फार्मूला रखिए, तो यहाँ आ जाएगा 2i डाइवर्जेंस एफ बताया था 2j प्लस 2k आ गया। अब ये कर रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर निकालना है। डायरेक्शनल वेक्टर का मतलब एक चीज़ समझिएगा, डायरेक्शनल वेक्टर का मतलब ये कह रहा है कि अब इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए पहले। तो आई डैट आई क्या होता है 1 होता है, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए तो ये आएगा 2 माइनस 2 प्लस कितना आएगा 2 2 जो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 4 आ गया अपन, इसको कैंसिल करिए, ये कितना आया 4 और यहाँ आता है 1/3 डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, तो मतलब कितना आया 4/3। तो ये जो भी क्वेश्चन दिया गया था इसमें इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और लिखा था या यहाँ अगर यहाँ पे हिंदी में कुछ और लिखा है, तो इसलिए हमारा 4/3 आ रहा। अगर इसके अनुसार लेंगे तो क्या आएगा आप जानते हैं 2/3 आएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगर हिंदी के अनुसार आप चेक करना तो कर सकते हैं, हमने इंग्लिश के अनुसार किया था। तो ये क्वेश्चन जो यूपीटीजीटी 2016 में पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन गलत किया, तो ये कॉमन नंबर सबको मिला था। तो करने का प्रोसेस यही होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू होता है, इसका मॉड निकाल लीजिए, इसीलिए 1/3 यहाँ लिखे हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसके यूनिट वेक्टर से जो निकल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं वैसे ही होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए जो हमारा क्वेश्चन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको अब कर रहा है कि यदि f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स आयोटा है, फिर माइनस ब्रैकेट में 2xy इज द आघूर्ण ऑफ द सदिश ए का मान। आघूर्ण ऑफ द सदिश का मतलब कर्ल f की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो कर्ल f का फार्मूला आई जे के डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। अब फंक्शन है हमारा पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ आ गया माइनस 2xy माइनस वाई, जेड का कोफिशिएंट 0 है, इसका मॉड की वैल्यू निकाल दो। तो मॉड की वैल्यू 0 के रिस्पेक्ट टू 0, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो जो भी वैल्यू है वो हमारा उस हिसाब से सॉल्व कर ले, एक्स वाई जेड की वैल्यू के कंपैरिजन में निकाल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका सॉल्व करने के बाद आप देखोगे आई प्लस जे के कोफिशिएंट में आएगा, के कोफिशिएंट में आएगा 1 प्लस ए इक्वल टू 0 आएगा, तो ए की वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। ये कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते हैं उसके बेसिस में कर रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं फिर आपको अच्छे से लिख के दिखा दे रहा हूँ, बड़ा आप आई जे के हो गया, यहाँ डेल अपन डेल एक्स हो गया, डेल अपन डेल वाई डेल अपन डेल जेड हो गया, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ है -2x वाई माइनस वाई, यहाँ पे 0 है,
इसकी मॉड ए की वैल्यू है, तो के का जो कोफिशिएंट आएगा उसी में ए आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये रो कॉलम कैंसिल कर दें इसके रिस्पेक्ट में, तो उसमें 1 प्लस ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगा -1 आएगा। ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि सदिश हमारा ये है दिशा में, ये एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ये है, तो हमारा इस पॉइंट पे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, फिर अभी बताया था डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना होगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा आई, फिर वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर आ गया, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy प्लस जेड क्यूब आ जाएगा, ये हमारा जे हो गया, और जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 3y जेड स्क्वायर के हो गया। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुट करने के बाद आई -3j -3k हो गया। अब डायरेक्शनल मैंने बताया था कि अभी इसको डॉट इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k हो गया। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने के आई 1 होता है, तो यहाँ 1/3 आएगा, तो 3 इसी में है, तो आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो 1/3 डायरेक्ट इज, अगर वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस किस में आ रहा था, तुक्का भी लगाना, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि 1/3 आएगा, तो ये दोनों चांसेस हैं, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एक चीज़ समझिएगा, इसका डायरेक्ट सर्कल के अनुसार है तो इसका डायरेक्ट 0 आएगा। कैसे, ये सरफेस एरिया में है, आप जानते हैं स्टोक थ्योरम है, स्टोक थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, कर्ल एफ एंड डायरेक्शनल एस होता है। तो कर्ल एफ जब भी निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा है लेकिन इसका क्या आएगा 0 इज द राइट आंसर। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो कर्ल एफ ऑलवेज क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं आप लोगों को डिस्कशन करना चाह रहा था। ये पूछा है कि कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो एक चीज़ समझिए, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस की वैल्यू ये डायरेक्ट 0, ये कॉन्सेप्ट से पूछा था, तो PGT 2009 में पूछा था। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द एस्ट्रॉयड x2 power 2/3 plus y power 2/3 is equal to a power 2/3 which lies at the point of the grant। देखिए, जब भी एक्स वाई की वैल्यू होगी सेम होगी, तो ये दोनों पॉइंट जो है नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इजीली तरीके से कर सकते हैं। जो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है a cos क्यूब टी होता है, y इक्वल टू b sin क्यूब टी होता है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से ds/dt निकाल सकते हैं। तो ds/dt का होता है रूट में dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर, फिर आप इंटीग्रेट करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो वैसे इसका जो आंसर आता है ये आता है, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये आप याद रखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हमेशा आता है 2a/5 2a/5 होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए, इफ f इज ए वेक्टर पॉइंट ऑफ द फंक्शन देन ऑफ द ग्रैंड ऑफ f, ग्रैंड डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होता है, कर्ल ऑफ f और डाइवर्जेंस का स्क्वायर इक्वल टू f होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये पूछा गया था, तो मैंने कहा आपको फार्मूला पूछे, राजस्थान में पूछा गया था। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि द वेक्टर r वेक्टर अपॉन r क्यूब
इज क्या हो सकता है, तो ये दोनों होता है। सोलोनॉइडल का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होगा, जीरो होगा इसमें, और कर्ल ऑफ एफ भी क्या होगा, जीरो होगा। दोनों आप चेक कर सकते हैं, दोनों जीरो होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि आर वेक्टर इक्वल टू ये है तो मॉड तो ग्रैंड 1/r इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो कर सकते हैं। मैं एक आपको समझाने का तरीका बता देता हूँ, कैसे समझिए। दो चीज़ें हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे सिंपल 1/r का, तो हम करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, आप जानते हैं 1/r, जैसे आर वेक्टर इक्वल टू ये है तो आर इक्वल टू रूट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, मॉड में होता है। तो इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करिए 1/, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करिए, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, नीचे स्क्वायर होता है तो 3/2 आता है, तो इसका मतलब आर क्यूब आएगा। कहने का मतलब आर क्यूब आता है और ऊपर आर वेक्टर आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आर क्यूब है, हो सकता है आर वेक्टर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आएगा, ये है। कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ रेशियो में, तो इसका डेरिवेटिव जब भी करेंगे तो ये है पावर, यहाँ जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1/√x है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई 3x+2 है, कोशेंट रूट लगाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, x का स्क्वायर x हो जाता है, यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3 होता है, √x होता है, फिर माइनस यहाँ पे 2√x होता है। आप देखते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो नीचे x⁴ 3/2 हो जाएगा। अगर आप लेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने कहा 3x+2/√x का डेरिवेटिव करिए, तो ये आ गया 3√x माइनस 3x+2/2√x, नीचे x हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3x माइनस 2/x⁴ 3/2 हो जाएगा, तो मतलब आर क्यूब आएगा। तो इस बेसिस पे मैंने कहा ऊपर आर वेक्टर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये करा कि द वेक्टर r⁴n, आर वेक्टर की वैल्यू ये है, तो बताना है n की वैल्यू क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था डाइवर्जेंस ऑफ f इक्वल टू क्या होता है, आपने ध्यान दिया है, n+3 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आएगा, -3। अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया था, आपने पीछे क्वेश्चन में देखा होगा, तो वही ये डायरेक्ट पूछ दिया है, तो जिसका आंसर क्या होगा, n की वैल्यू -3 होगी। ये पूछा हुआ था, पीछे मैंने लिखवाया था। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि नॉट इरोटेशनल, मतलब कर्ल f की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें तो 0 आता है, तो ये तो है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऑलवेज होता है, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर होगा, जो कर्ल f नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप खुद भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जो दे रखा है कि हमारा e⁴x, जो ये क्वेश्चन है, ये देखिएगा, अब इसमें पूछ रहा है e⁴x 2y, तो इस सरफेस एरिया में इसको हम जब कर्ल f में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आता है। तो आप जानते हैं इसमें बिना कैलकुलेशन की भी आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में सरफेस एरिया हम कन्वर्ट करेंगे तो कर्ल एफ निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की देखो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू, तो ए की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना हो सकता है, 5 है, यहाँ याद रखना आप। तो अभी मैंने जैसे ही अभी एक फार्मूला आपको लिखवाया था, उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है।
अब यहाँ पावर 5 आना चाहिए। ये फार्मूला अभी लिखवा दे, डाइवर्जेंस ऑफ आर टू पावर एन आर वेक्टर इक्वल टू n प्लस 3 आर टू पावर n है, n की जगह पे क्या 5 है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो थे ये हमारे किसके थे, आप जानते वेक्टर कैलकुलस के थे, जो आप मुझे बताना था ये इस तरह का। अगर और भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद।